यस सर। ठीक है, चलो आप सबको गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, तो बेसिकली ये जो क्लास अभी चल रहा है, ये ऐसे तो सीएस स्पेशल है, यानी कंपनी सेक्रेटरी लोगों के लिए ये क्लास मेनली चलता है। बट क्योंकि ये टॉपिक और भी लोगों का है, तो इसलिए मैं उनको भी इसी क्लास में का टॉपिक करा रहा हूँ। एक्चुअली आजकल क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट सबको पढ़ाना चाहता है। पहले नहीं था। पहले प्रोफेशनल लेवल में लॉयर को छोड़ के, एलएलबी वाले को छोड़ के, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज का जरूरत गवर्नमेंट को लगता था होना चाहिए। बट अभी गवर्नमेंट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज सबको होना चाहिए। इसलिए कॉलेज लेवल में भी कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर दिया है। क्यों लो रे, यहाँ चीज कहना। ओह, तो बोल भी तो। ये सर, ये सब, ये लोग हिंदी को क्या बनाता है पता नहीं यार। चलो, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तो पागल हो जाओ। कॉमेडी बन जाएगा पूरा इनका। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ये लोग हिंदी को इंग्लिश नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर अपने हिसाब से ये इंग्लिश बना के, या फ्रेंच सोचता है कि क्या सोचता है पता नहीं। तुम लोग इसका भी, मैं सोच रहा हूँ इतना हंसी क्यों आ रहा है। भूल गया इसको बंद करना। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज आज की डेट में गवर्नमेंट ने सभी के ऊपर लागू कर दिया। और सीएस वाले को थोड़ा ज्यादा ही जानना है, ठीक है। बाकी लोग एक ओवरव्यू की तरह जानेगा, इंट्रोडक्टरी लेवल में मोटा मोटी एक पक्का नॉलेज होना चाहिए कि भाई संविधान क्या है, आपका फंडामेंटल राइट क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। इतना तो जानना चाहिए। ये तो बहुत पहले से पढ़ाना चाहिए था, इतना देरी क्यों किया। ठीक है, बिग क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस का 78 ईयर्स हो गया, अभी भी स्टूडेंट्स को, या मैंने बेसिकली जो समाज का मेन पार्ट है, उनको संविधान पूछो किसी को नहीं पता। अपना राइट नहीं पता, अपना ड्यूटी नहीं पता। पता चलेगा तब ना उसके लिए काम कर पाएंगे, है ना। किसी को कुछ पता ही नहीं है। देश चल रहा है, तो क्या कर रहा था इतना दिन से बाकी लोग। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। अब जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, बट जो आगे होने वाला है वो हमारे हाथ में। हमें संविधान जानना चाहिए, ठीक है। और संविधान जानेंगे तो देश सही राह पर चलेगा। सीरियसली, भारत के हर एक इंसान को संविधान जानना चाहिए। रिक्शा वाले से लेके, ठेला वाले से लेके, हर किसी को। सर उनको कैसे पता करेंगे। सर उसके लिए सिंप्लीफाइड कुछ होना चाहिए, ताकि एक्चुअली क्या है ना, इनको भी पता नहीं है कि इनका हक क्या है, इनका राइट क्या है। तो इसलिए क्या होता है ना, इन लोगों को क्या किया जाता है कि जब किसी को अपना हक का नहीं पता, तो उनको इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ना। ये देश मूर्ख नहीं है, पर इस देश को मूर्ख रखा गया है। क्या समझे सर। देश मूर्ख है क्या, नहीं है। इसको मूर्ख रखा जा रहा है। और देश जितना ज्यादा इलिटरेट रहेगा, मूर्ख रहेगा, अपने राइट के बारे में, ड्यूटीज के बारे में जितना अनजान रहेगा, वो देश उतना पीछे चला जाएगा। बट चलो, अच्छा है कि गवर्नमेंट कम से कम इतना बड़ा स्टेप्स तो लिया है। अब हम लोग ऑलरेडी संविधान के ऊपर ये थर्ड क्लास चल रहा है सर, जहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सोर्स ऑफ लॉ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, जिन लोग इससे पहले वाला क्लास नहीं किया, और क्योंकि लास्ट वीक शायद ड्यू टू राखी ऑफ था ना, हाँ, ड्यू टू राखी लास्ट वीक क्लास नहीं हुआ था। इस पर पूरा अगस्त से फेस्टिव ही फेस्टिव है। आज जन्माष्टमी है, हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी है। लास्ट वीक राखी था। मैंने मैंने ऐसा मन तो कर रहा है छुट्टी ही लेते जाए, लेकिन आज भी मैं सोच रहा था, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी बहुत एक पॉपुलर फेस्टिवल है। चलो आज भी छुट्टी मनाते हैं। फिर सोचा यार बहुत ज्यादा छुट्टी हो जाएगा, ये नहीं सहन कर पाऊँ। चलो, तो बेसिकली ऐसे छुट्टी लेना क्या फंडामेंटल राइट्स है। देखो, ये टॉपिक मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट 2 मिनट बोल के मैं न्यू टॉपिक में जाऊंगा, जो आज का संविधान का टॉपिक है। बेसिकली आज मैं आपके साथ सोर्स ऑफ लॉ में बात करूंगा, और एज ए फिनेंस स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या क्या सोर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में आइडिया दूँ। मैंने, क्योंकि ऐसे तो संविधान बहुत बड़ा है, तो संविधान के हर एक चीजों के ऊपर, क्योंकि संविधान से कंट्री चलता है, देश चलता है, तो इसका एक एक फील्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जगह है। तो हर एक फील्ड में हम लोग फोकस नहीं करेंगे, बट जो जो टॉपिक मोटा मोटी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक लेवल में जानना जरूरी है, उसके बारे में बातचीत जरूर होना चाहिए। तो ऐसे ये जो टॉपिक मैं आपके सामने भी रखा हूँ, ये एक्चुअली हमारा संविधान का ना, मैंने मेन फर्स्ट पेज है ये, ठीक है, एक तरह का। और ये जो अभी आपके सामने है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
प्रीएम्बल, थैंक यू, दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल का मतलब होता है, बोलो, ओवरव्यू, शॉर्ट समरी। ठीक है, माने अगर किसी को भी समझाना है संविधान क्या है, ठीक है, उसका एक ओवरव्यू बना के माने मेन मेन पॉइंट्स को इसके अंदर डाला गया। बाकी एक एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली यहाँ पर जितना बात लिखा हुआ है ये पूरा बात पूरा संविधान में एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो संविधान इतना मोटा बन जाता है फिर। ऐसे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है रिटन में, रिटन माने हाथ से लिखा गया, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बाकी और भी कंट्री है, एक किसी अलाबामा या कोई एक कंट्री है, उसका संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, बट वो सिर्फ सारा के सारे हैंड रिटन नहीं है। ठीक है, मैंने छापा गया है ऐसा कुछ भी, बट हैंड रिटन नहीं है। इंडिया जो है, ये इंडिया हैंड रिटन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोई कोई छोटा मोटा बात नहीं है सर। ठीक है, और संविधान बड़ा या छोटा होगा ये डिपेंड करता है डाइवर्सिटी पे। इसमें डाइवर्सिटी पे माने एक कंट्री कितना डाइवर्स नेचर के हैं उसके ऊपर उसका संविधान। अगर माने दो तरह का चीज हो सकता है ना, एक होता है होमोजेनस नेचर, एक होता है हेट्रोजेनस नेचर। होमोजेनस माने एक ही टाइप, माने सारे लोग एक तरह का है, सबका सोच विचार एक तरह का है, सबका रिचुअल्स, धार्मिक कॉन्सेप्ट हाँ एक तरह का है। अगर मैक्सिमम लोग एक ही तरह का है तो फिर उसका संविधान बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट लोग डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट रेस के हैं, डिफरेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर के हैं, अगर कंट्री में बार बार हिस्टोरिकल चेंजेस हुआ है, ठीक है, हिस्टोरिकल चेंजेस माने माने अगर एक कंट्री के ऊपर बार बार कॉलोनियल इंपैक्ट रहा है, ठीक है, कभी ये कंट्री रूल करके गया, कभी वो कंट्री रूल करके गया, और कंट्री का जो मेन हिस्ट्री है उससे कंट्री क्या हो गया, अपने रूट से हिल गया। माने मानो कि किसी पेड़ को एक रूट से अलग, माने अपना मेन रूट से अलग कर दिया गया, और फिर उसको यहाँ वहां लगा के उगाया जा रहा, उसको बाद में भूल ही गया कि उसका एक्चुअल रूट कहाँ का। बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे से फॉर एग्जांपल, ड्यू टू एनी रीजन जस्ट इमेजिन करो कि जैसे एप्पल, ठीक है, अब एप्पल हमारे इंडिया में नॉर्मली पहाड़ी एरियाज में होता है, पहाड़ी माने हिमालयंस में मेनली, है ना, वहीं पर एप्पल हो सकता है। अरुणाचल में होता है ना, कम कम होता है। कश्मीर में, उत्तराखंड में, ये सब एरिया में एप्पल ज्यादा होता है। तो अब एप्पल का जो इंडिया का नेचर है वो हिमालय में है। अब मानो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोलकाता में एप्पल का पेड़ उगाऊं, ठीक है, अब साइंस आजकल बहुत डेवलप हो गया है, कुछ ना कुछ करके मैं कोलकाता में एप्पल उगाने का कोशिश किया। ऐसे सिमिलरली कश्मीरी लोग भी ना कोशिश कर सकता है कि वो लोग यहाँ से मैंगो का पेड़, एक्चुअली वो लोग मैंगो बहुत पसंद करता है। मैं कश्मीर जाके पूछा कि आप लोग का फेवरेट फ्रूट क्या है, बोले देखो एप्पल तो हमारे यहाँ पर ऑल टाइम अवेलेबल है, तो एप्पल खाने के लिए हम लोग का मन इतना उतावला बावला नहीं होता है। तो हम लोग क्या फल खाने के लिए उतावला बावला है? मैंगो। अरे मैंगो से क्या खाते हो? बोले हर चीज खाते हैं, जैम, जेली, चाट। ठीक है, इवन कश्मीर में अलग अलग जगह में ना लोग मैंगो चाट, माने हम लोग यहाँ पर सोच भी नहीं सकते मैंगो चाट, क्योंकि हम लोग के घर पे इतना अवेलेबल हो जाते हैं 50 टका 60 टका केजी में कि मैंगो का भी चाट खाएगा कोई, लेकिन वो लोग मैंगो का चाट भी खाते हैं, ऐसे बहुत टेस्टी बनाता है। जो भी हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग सोच रहे हैं कि वहां पर मैंगो बनाएगा। अब मैंगो बनने के लिए तो ट्रॉपिकल वेदर चाहिए, वो ठंड क्लाइमेट में मैंगो नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब है, अब एप्पल के पेड़ को मैं कोलकाता में आके मानो वेस्ट बंगाल में आके लगाया, और उसका फल फूल होने लगा, लेकिन फिर बाद में से 1000 ईयर्स चला गया या 500 ईयर्स चला गया, एप्पल भूल ही गया कि वो एक्चुअली कहाँ का है। नहीं समझे? ठीक है, तो किसी को अपने जड़ से जब अलग कर दिया जाए और उसके बाद वो अपना जड़ को याद करे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में संविधान और मुश्किल हो जाता है। ये एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, कि ये अपने जड़ से बार बार अलग हुआ है, और उसके बाद ये संविधान आके इसको जड़ से, जड़ को याद नहीं दिला सकते, क्योंकि जड़ को याद दिलाएंगे ना तो झमेला हो जाएगा। जैसे देश का नाम क्या है, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, ठीक है, देश का नाम भारत है, बाहर वाले लोग हमें क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी, है ना, बाहर वाले लोग माने फॉरेन कंट्रीज हमें हिंदुस्तानी बोलते हैं। ठीक है, सो हिंदुस्तानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देश का नाम एक्चुअली, ये इसके पीछे भी संविधान का एक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली तो है नहीं, बट फिर भी कंट्रोवर्शियल बातें क्या होता है ना,
बात कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है, एक्चुअली हम लोग, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ऐसे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हार्डकोर ट्रूथ मैं आपको जो भी बताऊंगा, आप लोग खुद जाके रिसर्च कर लेना। अगर मैं गलत, आप लोग एडुकेटेड हो, मूर्ख तो नहीं हो ना कि मैं जो भी बोलूँ आप लोग एकदम आंख बंद करके समझ लोगे, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई, मैं जो भी पढ़ाने के टाइम पे कभी कभी कंट्रोवर्शियल बातें बोलता हूँ, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग जाके ना उसको एकदम आंख बंद करके, सर ने बोला है तो सही है, मैं ऐसा ऐसा स्टूडेंट मेरे को बनाना ही नहीं है, ठीक है। आप झगड़ा कर सकते हो मेरे से, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, झगड़ा बने, हेल्दी डिबेट इज ओके। जैसे देश का नाम क्या है, भारत, ठीक है। इसका अलग हिस्ट्री है, मैं भारत पे भी बात नहीं करूंगा, ठीक है। देश का नाम इंडिया कहाँ से आया, भारत का संविधान है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें ये इंडिया शब्द कहाँ से आया, क्या भारत का ट्रांसलेशन में इंडिया होता है? भारत अगर हिंदी शब्द है या संस्कृत शब्द है, तो इंडिया शब्द क्या उसका ट्रांसलेशन है? नहीं है। भारत शब्द के पीछे अलग रीजन है, अगर आप लोगों को नहीं पता मैं 2 सेकंड के लिए बोल देता हूँ। ऐसे हमारे देश का सांविधानिक नाम भारत भी है, और हमारे देश का सांविधानिक नाम इंडिया भी है, दोनों ही चलता है, ठीक है। सार्वभौमिक भारत प्रजातंत्र बोल के भी हमारा देश का नाम है, गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक भारत, ठीक है। और रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इंडिया, दोनों शब्द चलता है, ठीक है। और दोनों शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पॉइंट इज दैट, तो फिर एक ही देश का दो दो नाम क्यों, कंफ्यूजिंग है ना। तो रिसेंटली हमारा करेंट गवर्नमेंट बोल रहा था कि देश का नाम एक करना है, वर्ल्ड का मैक्सिमम कंट्री ये कर दिया है, बट हमारे देश में इसको लेके प्रॉब्लम है। देश का एक ही तो नाम होना चाहिए, इवन म्यांमार तक भी अपना नाम को चेंज करके उसका नाम था बार्मा, बार्मा नाम आया था ब्रह्म देश से। बार्मा का जो पुराना हिस्ट्री है वो ब्रह्म, ब्रह्म से बार्मा, ठीक है। उसका एक्चुअल नाम है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है ना नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल होके जो आसाम होके बांग्लादेश में घुसता है, तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र क्यों? इसका हिस्टोरिकल पूरा कनेक्टिविटी है। हाँ, अब चाइनीज लोग उसका एक अलग नाम दिया है, चाइना नहीं, तिब्बत ने अपना एक नाम दिया है उनके भाषा में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र से ही वो देश का नाम पड़ा है ब्रह्मदेश, वो रीजियन एक समय में ब्रह्मदेश का ही पार्ट माना जाता। अब ब्रह्मदेश बाद में शॉर्ट में बना बार्मा, बट बाद में ये लोग अपना बार्मा वाला आइडेंटिटी को अभी करेंटली ये लोग इग्नोर किया, और फिर अपना नाम दिया म्यांमार या म्यांमार। चलो ठीक है, कम से कम आइडेंटिटी तो दिया है ना, एक नाम तो दिया है ना, म्यांमार, हम लोग बार्मा नहीं है, हम लोग म्यांमार है, चलो इट्स ओके, ठीक है। बाद में हिस्टोरिकल वो लोग भी अपना जड़ ढूंढेगा ठीक है। ये मैक्सिमम जगह में ये प्रॉब्लम है, सब अपने जड़ से अलग हो जाते हैं। भारत का छोटा सा रीजन आपको बताता हूँ कि एक इसमें भी दो चार हिस्टोरिकल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। राजा भरत एक राजा का नाम था, चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती माने जिन्होंने पूरा एंटायर इंडिया को एक करके रखा था, इसको बोलते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती माने जिसके राज पे इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया की तरह रहा, ऐसा राजा देश में बहुत कम मिला है, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ द फेमस नेम आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, सम्राट अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य, दे आर चक्रवर्ती। चक्रवर्ती माने जो पूरा देश को यूनाइटेड करके रख पाया, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। तो उनसे भी बहुत पहले, ठीक है, मैंने कम से कम मे बी 5,000 ईयर्स एगो, मैंने प्रॉपर प्रूफ नहीं है पर फिर भी मोटा मोटी 3-4,000 ईयर्स एगो का मैटर है, ठीक है। तो इसका जैन टेक्स्ट में देखा जाता है, क्योंकि जैनी जो कॉन्सेप्ट है जैनिज्म, ठीक है, उनका भी हिस्ट्री बहुत पुराना है। तो जैनिज्म के कॉन्सेप्ट में ये जो राजा भरत थे, ये इनका जो पिता थे, ठीक है, उनका नाम थे ऋषभदेव, उसका बेटा है भारत, उनके नाम से देश का नाम पड़ा है भारत, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे देश में जैनी कॉन्सेप्ट लोग फॉलो करता था। जैनिज्म क्या है, ये हिंदुइज्म का ही एक शाखा है, ठीक है, कोई बाहर से नहीं आया है, ठीक है। अगर आप जैनिज्म का कॉन्सेप्ट या कल्चर देखोगे, एकदम प्योरली हिंदू कल्चर का ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अपना रिचुअल्स अलग है, ठीक है। अब मैं उस धार्मिक बात बारे में नहीं जाऊंगा, वो और कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो भारत नाम उस राजा के पड़ा है। अब इसमें ये भारत राजा से देश का नाम भारत पड़ा है, कोई कोई और भी बोलते हैं कि भारत शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। भारत शब्द का और अर्थ भी बोलते हैं कि भारत का मतलब होता है कि जिसका एक ताल है, ठीक है, जिसका एक भार है, जिसका एक ताल है, वहां से पड़ा है भारत, ऐसे भी बोला जाता है।
बट दैट इज नॉट माई करेंट कॉन्टेक्स्ट। मेरा कॉन्टेक्स्ट है इंडिया से। देश का नाम इंडिया इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है ईरान बोल के। हाँ सर, जानते हो ना, जिसका पुराना नाम है पर्शिया या फारस, ठीक है, जिसका करेंट नाम है ईरान, जो आज के पाकिस्तान के बॉर्डर में है। और पाकिस्तान कभी पाकिस्तान नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान भी भारत ही था। इंदास वैली सिविलाइजेशन, इंदास वैली सिविलाइजेशन जो आज का पाकिस्तान और राजस्थान एंड गुजरात का जो एरिया है, दैट इज एक्चुअली एंटायरली इंदास वैली सिविलाइजेशन। तो वो इंदास वैली सिविलाइजेशन के कारण ईरान के लोग, क्योंकि उसके पड़ोस में था एकदम बगल में, अगर मैप से देखोगे तो ईरान से वो लोग हमें हिंदू हिंदू कहता था। क्यों हिंदू? एकदम प्रूफ के साथ। एक्चुअली क्या है इंदास? इंदास माने सिंधु। एक्चुअली संस्कृत में सिंधु रिवर है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु कृष्णा गोदावरी कावेरी, दीज आर दी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र कृष्णा गोदावरी कावेरी। साउथ इंडिया में ये तीन और नॉर्थ इंडिया में ये तीन, यही भारत है। भारत समझना है बस, ये 6 रिवर को जान लो, भारत समझ जाओ, बाकी इसके बाहर कुछ नहीं है। अब सिंधु रिवर जो आज के पूरा के एक्चुअली इसका सोर्स आज भी इंडिया है, लद्दाख से निकलते हैं, लद्दाख से निकल के पाकिस्तान के अंदर एंट्री करता है कश्मीर होके, ठीक है। अब हम लोग उनको दे देते हैं, तो एक नदी अगर ले लेंगे, ठीक है, तो फिर वो लोग मर जाएगा, ठीक है, पानी कहाँ से मिलेगा? उनका यही एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान को खाना खिलाता है, ठीक है। अब सिंधु नदी से ही खाना खाते वो लोग, और ये सिंधु नाम से ही ईरानी लोग हमें सिंधु नहीं बोल पाते, मतलब दे कांट प्रोनाउंस एस, इसलिए वो लोग बोलता था इंदु। क्या बोलता था? इंदु। सिंधु इट्स इन फ्रॉम देयर प्रोनाउंसिएशन इट्स इंदु, ठीक है। फिर इंदु, जब ब्रिटिश लोग या यूरोपियंस लोग हमारे देश में आया तो इंदु बन गया इंदौन। क्या बन गया? इंदौन। फिर इंदौन से मॉडर्न डे में इंडियन, और इंडियन का कंट्री इंडिया। ये है सोर्स। सोर्स ऑफ लॉ जानोगे तो सोर्स ऑफ कंट्री का नाम भी जान लो। ऐसे तो हम लोग का ये सब्जेक्ट करेंटली है नहीं, बट क्योंकि देश का संविधान पढ़ा रहे तो देश का नाम कहाँ से जनरेट हुआ उसका एक आइडिया आपको मैं दिया। इसको लेके बात विवाद हो सकता है, ठीक है। अब रिसेंटली बोल रहा था कि भाई देश का नाम इंडिया छोड़ो, क्योंकि इंडिया हमारा नाम नहीं था, इंडिया तो बाहर वाले लोग हमें दिया। ऐसे होते हैं ना, दोस्त अपना नाम दोस्तों का नाम देता है, दिस काइंड ऑफ दैट। हमारा नाम तो भारत था, ये दोस्तों का दिया हुआ नाम। ये हम लोग अपने आप को कभी भी इंडियन इंडियन नहीं बोलते थे, हम लोग अपने आप को भारत ही बोलते थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि देश का नाम भारत कर दो, जो भी हो अच्छा रहेगा, लेकिन ये सब लेके भी कंट्रोवर्सी है, पार्लियामेंट में माथा खराब है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, चलो इंडिया नाम कैसे पड़ा इसका एक आइडिया मिला ना सर? हेलो, समझ में आ रहा है? बाकी आप लोग अपना रिसर्च जारी रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, अब ये सब जो बात हो रहा है ये आफ्टर 1947, ये सभी बातें आफ्टर 1947। संविधान कब बना? 1949 नवंबर 26 डे, माने नवंबर 26 के, 26 नवंबर को संविधान को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। तो उस दिन से मैंने 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद भी 2 साल ब्रिटिश लॉ में ही देश चला। उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के वाइसरॉय थे, उनको इंटरिम कंट्रोल के साथ इंडिया को भेजा गया था कि जाओ भारत को बना। वैसे बंदा अच्छा था, मतलब बाकी ब्रिटिश के हिसाब से माउंटबेटन जो थे उनका जितना मैंने पढ़ा कि कंपैशनेट थे और चाहते थे कि ठीक ठाक हो, बट एक प्रॉब्लम था, उनको बेसिकली इंग्लैंड से भेजा गया था भारत को तोड़ने के लिए भी। तो एक्चुअली रैडक्लिफ नाम सुने हो? क्या किया उन्होंने? क्या किया रैडक्लिफ ने? ये जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हुआ है ना, ये रैडक्लिफ के कारण ही हुआ है। रैडक्लिफ एक ब्रिटिश यानी ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर था, वो पूरा भारत को तोड़ने का योजना बना के रखा था। और उस टाइम पे जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, आई थिंक उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑन दैट टाइम 1947 के टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने रैडक्लिफ को बोला था कि भाई भारत को तोड़ने का योजना बना, जो पहले से वो एक्चुअली रेडी करके रखा था। और 47 के जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में बांग्लादेश का बॉर्डर बना, यानी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और इस तरह से बाद में बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पहले था नहीं।
तो कहने का मतलब है कि ये देश को बहुत कुछ सहना पड़ा है, ठीक है, फिर जाके ये कंट्री बना है। तो जब इतना सारा हिस्टोरिकल प्रॉब्लम के बाद ये देश बनना चालू किया, तो उस टाइम पे देश का एक संविधान बनाया गया कि हमारा देश आगे कैसे चलेगा, माने एक यूनाइटेड होके कैसे चल पाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो हम लोग संविधान बनाते हैं, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, जो दलित समाज से थे, ठीक है। और इसीलिए गांधी जी एंड बाकी जो कांग्रेस सुप्रीमो थे, उन्होंने बोला कि चलो अम्बेडकर ऐसे तो बहुत ही लायक बंदा है, मैं उनके भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने अम्बेडकर बहुत ही क्या थे उस टाइम पे, एडुकेटेड इंसान थे और बहुत ही पेशेंसफुल इंसान थे। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, क्योंकि वो दलित समाज से है, तो संविधान को ऐसे बनाने दो ताकि पिछड़ा हुआ जाति भी आगे आ पाए। और अगर किसी तुम सुपीरियर बंदे को बोलोगे, जो सो कॉल्ड सुपीरियर, ऐसे मैं ऐसे सुपीरियर इंफीरियर नहीं मानता, बट होता है ना, ब्राह्मण समाज से होगा तो वो थोड़ा अपने आप को सोचता है, फिर जो दलित समाज से है वो शायद पिछा हुआ है। तो बेसिकली अम्बेडकर इज फ्रॉम दलित समाज, मैंने पिछड़ा हुआ समाज से, उतना गरीब रेखा से आता था। तो वहां से निकल के उन्होंने पढ़ा लिखा किया था, एडुकेटेड बना था। तो ऑन दैट टाइम गांधी जी ने पूरा परमिशन दे दिया था BR अम्बेडकर को कि भाई आप बनाओ। हाँ, बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे, पैनल बैठेगा, ठीक भूल में बात होगा, लेकिन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट में चीज बताया। ऐसे आप चाहो तो BR अम्बेडकर के ऊपर मूवीज भी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो कि कैसे उन्होंने संविधान बनाया एंड एटसेट्रा के ऊपर मूवीज है। पुराना है, बोरिंग है, पर नॉलेज के लिए देख सकते हो, यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगा। देखोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। 4 घंटा बैठे बैठे वो बोरिंग मूवी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग स्त्री 2 देखने जाओगे। सर आपको बोर होने का मजा लगता है तो हमें भी लगेगा क्या। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर संविधान जब बनाया ना उन्होंने, शॉर्ट में उस चीज को हम लोग अभी बता रहे हैं सर। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवेरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवेरिन माने बोलो, किसी के अंडर पे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। सोवेरिन शब्द का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, माने किसी का कंट्रोल नहीं। और ये बात क्यों कर रहा है किसी का कंट्रोल में नहीं, बिकॉज पहले हम कंट्रोल में थे ना। हमारा हिस्ट्री कंट्रोल के सिस्टम में ही तो दिख रहा है। लास्ट 300-400 साल का हिस्ट्री देखो, भारत भारत कहाँ था, है ना, भारत भारत नहीं था। इवन हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़े ब्रिटिश के चमचागिरी करते हुए लड़े। क्या दिमाग है हाँ? मुझे सबसे बेकार लगता है जालियांवाला बाग, पंजाब में जो भयंकर कहानी हुआ था, मैंने घटना घटा था, कहानी नहीं बोलेंगे, कहानी तो अब बन गया है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स इंडियंस को बोल रहे हैं इंडियंस को मारो। और हम लोग का मैंने औकात ऐसा है, ठीक है, एज एन इंडियन, कि ब्रिटिश कह रहा है इंडियन को मारो, इंडियन को बोल रहा है इंडियन को मारो। मानो मानो कि मैं ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करता हूँ और आप लोग कहीं पर पीस एक मार्च कर रहे हो, जालियांवाला बाग जो आज पंजाब में है, कभी जाके देख के आ सकते हो, ठीक है। जाओगे तो सीरियसली, मैंने अगर फील करते हो तो वहां से उठ नहीं पाओगे। अगर फीलिंग्स के साथ जाते हो, सेल्फी खींचने जाओगे तो अलग बात है, अगर फील करोगे वहां से उठ नहीं पाओ। अगर मैं बोलूंगा आप लोग जरूर कभी जिंदगी में अमृतसर जाओ, जालियांवाला बाग देखो, और वहां पर ना पार्टीशन म्यूजियम है, और पार्टीशन म्यूजियम देख के सीरियसली कि भारत का पार्टीशन के सिचुएशंस में क्या हुआ था, अगर प्रैक्टिकली फील करना है, जस्ट वंस इन लाइफ टाइम एक बार जरूर जाना अमृतसर। और मस्ट विजिट प्लेस जालियांवाला बाग और पार्टीशन म्यूजियम। ये मैं आपको जस्ट मैंने रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। लोग बहुत कुछ रेफर करता है, रेफरल लिंक बेचता है, मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉवेरेन डेमोक्रेटिक, ठीक है, सॉवेरेन माने किसी के कंट्रोल में भारत नहीं है, एकदम फुल कॉन्फिडेंट। एक उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको आज देता हूँ। मोदी जी कहाँ गया है रिसेंटली, भाई मोदी जी पसंद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, प्लीज माय दिमाग से निकालो। कोई एंटी बीजेपी हो सकता है बट एंटी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। अगर किसी के दिमाग में मोदी पसंद नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब आपको बीजेपी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप कांग्रेस ला देना, राहुल जी को क्या दिक्कत है, मैं कौन सा मना करता हूं, ठीक है। फिर मेरा करेंट ही पॉइंट है कि मोदी जी जो हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो कहाँ गया है रिसेंटली, बोलो। इसको है जीके, जीके इसी को जीके बोलता है। नहीं, यूक्रेन गया, रशिया पहले गया था, अभी यूक्रेन गया है फर्स्ट टाइम।
यूक्रेन फर्स्ट टाइम गया है। यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जेलेंस्की। वेरी गुड सर। अब ये जेलेंस्की के साथ मिलने गया है। देखो सर, रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है लास्ट 3 साल से, भयंकर वार चल रहा है। इवन रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन में एक ऐसा बोमा गिराया जिसमें यूक्रेन का एक पूरा स्कूल में बच्चा लोगों का भी डेथ हुआ है। ठीक है, जो बहुत ही इनह्यूमनिक एक सिचुएशन है। ऐसे में इसमें इसके लिए मैं रशिया को पूरा दोषी भी नहीं बोलूंगा या फिर यूक्रेन सही है ऐसा भी नहीं बोलूंगा। ये एक पॉलिटिकल मैटर है, पुराना मैटर है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा अब कि सर रशिया तो फिर गलत है। हाँ, अगर बच्चा को मारना, तो कितना भी वार हो बच्चा को मारना गलत है। ठीक है, बड़े लोगों के झगड़ा में बच्चा का क्या दोष है। लेकिन जो भी हो, रशिया इंडिया का फ्रेंड है कि एनिमी है? रशिया इंडिया का ऑलवेज एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस है। रशिया ऑलवेज फेवरिंग इंडिया इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉब्लम में रशिया ऑलवेज भारत के साथ रहा है। ठीक है, इवन दे आर ऑल्सो फेवरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस इंटरनेशनली। तो रशिया के साथ इंडिया का रिश्ता नाता अच्छा है। ऐसे हालत में इवन रिसेंटली लास्ट 2020, मैं सोवेरेनिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप समझ रहे हैं ना कि सोवेरेनिटी क्या है? मैं रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। इतिहास तो बहुत बोलता हूँ, कभी कभी प्रेजेंट भी बोलना चाहिए, है ना? ऐसे हिस्ट्री में थोड़ा खो जाता हूँ। सोवेरेनिटी में जैसे 2020-21 के टाइम पे जब कोरोना हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड वाइड पेट्रोल डीजल का दाम क्या हुआ था? वी ऑल नो दैट। इवन इंडिया में भी पेट्रोल डीजल का दाम 120, याद है? हाँ, 120 पार हो गया था, 120 115 लीटर। वैसे हालत में एक्चुअली मिडिल ईस्ट पेट्रोल प्रॉपरली नहीं दे रहा था। मैंने सब कंट्रियों की डिमांड सप्लाई सिचुएशंस खराब हो गया। तो ऐसे हालत में जब सप्लाई सिचुएशंस बर्बाद होगा तो पेट्रोल डीजल जो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है पूरा वर्ल्ड वाइड, तो ऐसे हालत में इंडिया के पास तो पेट्रोल डीजल इतना होता नहीं है। तो फिर जब चीजें होता नहीं, आपको बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब रशिया उस टाइम पे डील दे रहा था इंडिया को कि हम सस्ता तेल देंगे, क्या आप लोगे? लेकिन अमेरिका बोल रहे कि कोई रशिया से तेल ना ले, क्योंकि रशिया के साथ अमेरिका का प्रॉब्लम है। और अमेरिका अभी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एक कंट्री है। ठीक है, अब ये जियो पॉलिटिकल एक टेंशन है। अब अमेरिका के साथ करेंट रिलेशन इंडिया का ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, अच्छा बिजनेस करते हैं हम लोग उनके साथ। स्पेशली जब ट्रम्प रहता है तब बहुत अच्छा रहता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो करेंटली अमेरिका का माने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, अभी इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ट्रम्प के साथ मोदी का बड़ा अच्छा माने क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग। हाँ, बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी के साथ मोटा मोटी है। ठीक है, ऐसे बिजनेस वाइज इंडिया अमेरिका के साथ अच्छा खासा बिजनेस करता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ऐसे सिनेरियो में अमेरिका जो कि वर्ल्ड का दादा है, इनको ठुकरा के माने इनको इग्नोर करके रशिया के साथ दोस्ती करना, रशिया से सस्ता तेल लेना, इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम पे बार बार अमेरिका उस टाइम पे इंडिया को थ्रेट दे रहा था। थ्रेट बने यानी जियो पॉलिटिकली एक चेतावनी, कॉन्सेस मैंने ऐसे कॉन्सेस कर रहा था। मैंने इवन जो अमेरिका के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स लेवल के है ना, कि इवन कुछ कुछ ऑफिसर्स तो इंडियन ओरिजिन का भी है। ठीक है, लेकिन वो लोग बोल रहा था कि ये इंडिया सही नहीं करेगा अमेरिका के अगेंस्ट में जाके, बिकॉज अमेरिका ऑलवेज इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि चाइना हमारे साथ प्रॉब्लम करता है ना। जब ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे ट्रम्प ने ना, चाइना ने लद्दाख में जब अटैक किया था, डोकला इसमें लद्दाख में जो वैली में प्रॉब्लम हुआ था ना, तो वहां पर जैसे ही लद्दाख में चाइना ने अटैक किया, अरुणाचल में भी प्रॉब्लम कर रहा था। उस टाइम पे अमेरिकन इसको भेजा था ट्रम्प ने, मिलिट्री को, ताकि हम लोग चाइना के साथ ऑलवेज पोजिशंस पे रहे। यानी ये सब क्या है, जियो पॉलिटिकल सब मैटर्स है सर। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि अमेरिका बोल रहे कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, बट भारत, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो फिर आप रशिया के साथ मत जाओ। जस्ट इमेजिन कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इधर अमेरिका भारत को मिलिट्री सप्लाई कर रहा है, चाइना को, चाइना के साथ झमेला कम कम नहीं करने के लिए। ऐसे हालत में ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि भाई तुम रशिया को सपोर्ट मत करना। ठीक है, लेकिन वैसे हालत में इंडिया रशिया के पास जाता है, तेल लेता है, और इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम को 100 के पास लेके आता है। जब बाकी पूरा दुनिया पेट्रोल डीजल को लेके माथा खराब हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान श्रीलंका जैसा कंट्री पूरा बैंकरप्टेड हो चुका है। ठीक है, ऐसे हालत में इंडिया ने ये सोवेरेनिटी दिखाया कि भाई हम इंडिपेंडेंट कंट्री है। आप नहीं बोलोगे कि मैं किससे तेल लूंगा, मैं किससे तेल नहीं। बहुत बड़ी चीज है सर।
बहुत बड़ी चीज है ये, एक देश का सॉवरेनिटी को बताते हैं और ये एक देश का कॉन्फिडेंस को बताते हैं और ये देश का फ्यूचर कितना ब्राइट है इसको बताते हैं। ये अगर फील करने का ताकत हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। आप लोग अभी छोटे हो, मैंने इतना मैच्योरिटी नहीं आया है, बट आप लोग उस लेवल में आ चुके हो सर जहां से आपको मैच्योरिटी डेवलप करना चाहिए। आप लोग अभी और स्कूल का बच्चा नहीं, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल में आ गए हो, तो इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि किस चीज कैसे काम करते हैं। आई होप आपको समझा पा रहा हूँ सर कि सॉवरेनिटी क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, उस टाइम पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान। ठीक है, पाकिस्तान में अभी पेट्रोल डीजल का दाम चल रहा है 270 280 करेंटली। उस टाइम पे दाम चला गया था 400 450 टका लीटर। मैंने समझ रहे हो सर इकोनॉमी का हालत। आटा के लाइन पे खड़ा होता था पाकिस्तानी, अभी भी खड़ा होता है लेकिन पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को फंड दिया है, दुबई ने भी हेल्प किया है और चाइना में भी हेल्पिंग, मैंने बेसिकली लोन दिया है। अब लोन लेके अपने आप को थोड़ा, जो आटा गीला हो गया था वो थोड़ा सा सूखा हो, तो बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला, सुने हो ना, हिंदी एक मुहावरा है। मैंने एक तो गरीबी चल रहा है, ऊपर से अगर आटा गीला हो जाए क्या खाओगे। मैंने जो आटा घर पे है वो उसमें अगर पानी लग जाता है, एक तो गरीबी चल रहा है ऊपर से प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो भी हो, तो उस टाइम पे इमरान खान चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तानी प्रेस को बोल रहा है कि भारत को देखो, इसे बोलते हैं सोवेरेनिटी। और पाकिस्तान को, अपने कंट्री को ही बोल रहा है कि हम लोग तो चमचा है, कभी अमेरिका से डरते हैं, कभी रशिया से डरते हैं, कभी चीन से डरते हैं। तो जब एक कंट्री दूसरों के डर पे चलता है वो सोवेरिन होके भी सोवेरिन नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान, एक बड़ा एग्जाम्पल, लादेन। ऐसे बहुत बात होता है सोवेरेनिटी पे। लादेन, लादेन अमेरिका में क्या किया था पता है हम लोगों को? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसे उड़ा दिया था, है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस, है ना, अभी तक का जो देखा हम लोगों ने, 2002 का बात है। तो लादेन जैसे इतना बड़ा विलेन को, ऐसे तो बनाने वाले, इसके पीछे और भी कहानी है, उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट ये जो मोस्ट वांटेड बंदा, ये कहाँ छुपा हुआ था? पाकिस्तान में। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान नोन एज एबोटाबाद। ठीक है, लेकिन ये लादेन था कहाँ का? अफगानिस्तान का। ठीक है, तो अफगानिस्तान का बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा था? ऊपर से बाद में अमेरिका पाकिस्तान में घुस के ही लादेन को मार के गया। जस्ट इमेजिन, अमेरिका पाकिस्तान में घुस के लादेन को उठा के और अटलांटिक ओशियन के नीचे गाड़ के आया। जीरो बोल के एक मूवी है, अब देखना, हॉलीवुड मूवी, जीरो या क्या ऐसा कुछ नाम है, जीरो जीरो कुछ समथिंग भूल रहा हूँ, बहुत फेमस मूवी है, देख सकते हो मैंने किस तरह से वो ऑपरेशन हुआ था। सर जीरो डार्क 30। जीरो डार्क 30, थैंक यू अस्मिता ने बोला। जीरो डार्क 30 देखा आप लोगों ने? नहीं देखा तो देखा करो, एटलीस्ट ऑपरेशन समझ में आएगा कि हुआ क्या था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सॉवरेनिटी कहाँ गया? पाकिस्तान था। मेरे कंट्री में एक दूसरा कंट्री आके मेरे कंट्री से किसी को उठा के लेके जाता है, कहाँ गया सॉवरेनिटी? दिस इज द डिफरेंस। चलो, खाने के लिए इतना बात है ना, खत्म नहीं कर सकते मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोल ही देता हूँ। एक्चुअली रोक नहीं पाता है, जब बोलना चालू होता है ना, जस्ट इमेजिन करो, तो एक के बाद एक आ रहा है, अंदर से कहाँ से आ रहा है पता नहीं, बट आता रहता है और मैं उसको ना रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि भाई बोल ही देते हैं, अब आ रहा है तो कहाँ रुका है। जैसे वो मैग्मा निकलते हैं ना, वो मैग्मा की तरह एग्जाम्पल निकलता रहता है। अब जब तक मैं खुद ना कोशिश करूँ ये रुकता ही नहीं है, गंदा आदत है। अच्छा, सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक माने जान, डेमोक्रेटिक माने बोलो। हम खुद का गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। यस सर, हम खुद का गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। माने मेरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा कि राहुल जी बनेगा, ममता दीदी बनेगा कि केजरीवाल बनेगा, वी कैन डिसाइड। ठीक है, बनाओगे ममता दीदी को प्राइम मिनिस्टर? बनाओ ना, मैं बहुत खुश हूँ। बनाओ एक बार, पूरा भारत को एक बार ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहिए, फिर समझेगा क्या दिक्कत है। सीरियसली, ये बंगाल का दुख किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना। ये दुख समझने के लिए एक बार ऐसे, मोदी का सबसे बड़ा माने विरोधी, माने पावरफुल अगर कोई है मोदी के अगेंस्ट में, ठीक है, तो वो ममता दीदी अकेला है। पावरफुल इन द सेंस
बिना बात का पावरफुल, माने कोई लॉजिक नहीं है, बेसलेस पावर है, लेकिन बेसलेस पावर में भी वो पावरफुल है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार सब कोई ममता दीदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए, फिर देश का जो हालत होगा ना, फिर समझेगा कि बंगाल में चल क्या रहा है, कि बंगाल का हालत दिन पे दिन। इसलिए हम लोग, मैं सिंपल एकदम अंदर से चाहता हूँ कि आर्मी रूल लग जाए, क्योंकि ये जितना और जाएगा, माने ऐसा है ना कि अब एक के बाद एक खराब हालत होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक के बाद एक और पैनल बैठेगा, ऐसा करके देश और बर्बाद होगा। ये बहुत हुआ है। इमीडिएटली कुछ करो, इमीडिएटली कुछ करो, और नहीं तो देश में प्राइम मिनिस्टर चेंज करो, ममता दीदी को प्राइम मिनिस्टर। सबका हालत एक होगा तो समझ में आएगा। क्या बोलते हो, लेके जाओगे तुम लोग ममता दीदी को, लेके जाओ ना। सब अपना अपना स्टेट में लेके जाओ, तुम त्रिपुरा लेके चले जाओ, और लेके जाए, ठीक है। सर आप ऐसा बोलते हो, पास में तो पार्टी ऑफिस है, सुन लेगा तो, हाँ डर तो लगता है, क्या पता मेरे को ही उठा दे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माने हम अपना गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। कभी कभी लगता है कि ऐसे मूर्ख लोगों को ना चूज करने का राइट होना ही नहीं चाहिए। जब देश एक मूर्ख लोगों के हाथ में हो, तो वो देश कैसा लीडर चूज करे। सुभाष चंद्र बोस एक बात कहा था जो गांधी जी को पसंद नहीं आया। सुभाष बोस कहा था कि देश, ब्रिटिश से स्वाधीनता मिलेगा, बट इतना सिंपल तरीके से आप ब्रिटिश को जाने मत दो। उन्होंने जो भी हमारे साथ गद्दारी खराब किया है, उनका सजा उनको पाने दो, थोड़ा उनको भी भुगतने दो, थोड़ा जेल में डालो। हम लोगों को मारा है तो उन्हें भी थोड़ा सा सहन करना चाहिए। और देश आजाद होने के बाद देश को फर्स्ट 15 ईयर्स टोटल सोशलिज्म के अंदर रखा, मैंने पब्लिक के हाथ में कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, ठीक जैसे चाइना में। बाद में डेमोक्रेसी लागू करा, ये सुभाष बोस का सोल्यूशन था ऑन दैट टाइम इंडिया के। क्योंकि फर्स्ट 15 ईयर्स लोगों को डिसिप्लिन करना है, एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स, जब तक कंट्री एक प्रॉपर कंट्रोल में ना आ जाता, जब एक डिसिप्लिन न सीख जाता। क्योंकि पब्लिक तो बने मूर्ख लोगों का कंट्री कैसे होगा, यहाँ मारपीट वहां मारपीट। पहले डिसिप्लिन सीखो, एडुकेटेड बनो, 20 साल में एक एडुकेटेड बन जाएगा। फिर 20 साल बाद धीरे 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 एरिया वाइज डेमोक्रेसी को लागू करते हैं। तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी लागू करते करते 1980s हो जाता, बट क्या दिक्कत था, कंट्री कम से कम डिसिप्लिन तो रहता। कोई सुभाष बोस को सुना ही नहीं, उल्टा है, सुना है क्या उसको, कहाँ गायब कर दिया। कितना अच्छा बात बोला था, सिर्फ अपना नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ये जो मुझे दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना उस टाइम पे था, बट जो मुझे अभी दिख रहा है मैं उसी से बोल रहा हूँ। अरे मैं तो ऐसा, मतलब आप लोग सोच रहे हैं सर आप क्या शायद थे गांधी नेहरू के मीटिंग के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हर इंसान को क्या करेगा, सिक्योर रखेगा। जस्टिस, सोशल, कैसे जस्टिस देगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। जिसके बारे में अभी जस्ट आपको मैं सुभाष बोस का बात कर रहा था, ठीक है। ताकि सबको एक इक्वल सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, हर कोई, माने हर किसी का फाइनेंशियल ग्रोथ हो। करेंटली क्या है, इम्बैलेंस है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। अच्छा नहीं लगता ऐसा कंट्री। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं। अच्छा, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहा है, क्या इसके लिए हम लोग उनको दायी करेंगे। सपोज अंबानी के पास करोड़ों है, हमारे पास बहुत, तो इसके लिए क्या मैं अंबानी को मेरा एनिमी मानूंगा या अदानी को मेरा एनिमी मानूंगा, किसको मानना चाहिए। पब्लिक को देखना, मैं काम आपको एक नॉर्मल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पब्लिक के दिमाग में ना, जैसे राहुल गांधी कभी कभी बोलते हैं, आई एम नॉट एंटी कांग्रेस के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी कभी कभी बोलते हैं ये देखो मोदी सब अदानी को दे दिया, आप लोग अदानी को देश से भगाओ हटाओ, ऐसा करके राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो मेरा कहना है कि भाई अदानी एक पावरफुल बिजनेसमैन बन रहा है, उसमें आम आदमी का क्या है। एज ए पॉलिटिकल लीडर आप कुछ ऐसा करो ना ताकि हर कोई अदानी बनने का कोशिश करे। मैंने हम छोटा सपना क्यों दिखाते हैं मिडिल क्लास को कि भाई तुम बस एक नौकरी पा जाओ,
अरे भाई तुम भी बड़ा बिजनेसमैन बनो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। ऐसा नहीं करते हम लोग, सिर्फ कंपेयर करा के देखो मोदी साहब अदानी को दे रहा है, ठीक है, इसलिए सारा पैसा वो लोग ले रहा है। अरे भाई ऐसा करके थोड़ी ना होता है, वो अपने दम पे ले रहा है। हमारे अंदर भी ऐसा नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन करो ना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दो ना। तुम तो पॉलिटिकल लीडर हो, तुम्हारे पास तो पावर है। तुम पावर को क्या करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, लोगों को एडुकेट करने में, है ना, लोगों को अपना राइट समझाने में, ये काम करो आप। फिर बाद में कौन अदानी बनेगा, कौन अंबानी बनेगा, कौन बंबानी बनेगा, वो पब्लिक डिसाइड करेगा। तुम्हारा काम है ये इक्वालिटीज को, मैंने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में बदलने का प्लेटफॉर्म रेडी करा। तुम फालतू में जाके कहीं पर भाषण नहीं दोगे कि देखो ये अदानी को दे दिया, वो उसको दे दिया, तो कि तुम क्या करोगे? तो फिर पॉलिटिकल पावर का काम ये है कि वो कम से कम ये इनइक्वालिटीज को दूर करे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग सोचिएगा। तो कहने का मतलब यही है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट अमंग देम ऑल। माने हम सब कोई सेम है, ठीक है, ना तो कोई जात पात के आधार में, ना तो कोई दूसरे रिलीजियस के आधार पे हम लोग किसी के साथ किसी का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। एज ए ह्यूमन हम लोग एक रहेंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। fraternity assuring the dignity of the individual, fraternity माने the entire, हाँ, brotherhood माने we all Indians, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nations। तो अगर कोई भी देश का यूनिटी को तोड़ता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? चुपचाप पकड़ो और एकदम 3rd डिग्री मारो। 3rd डिग्री मानते हो ना, आर्मी रूल में मानते हैं, पूरा बर्फ में सुला के धमाधम। कोई उपाय नहीं है। जो नेशन का यूनिटी को तोड़ेगा उनको 3rd डिग्री देना। यूनिटी तोड़ने के लिए कुछ लोग काम करते हैं, आप लोग देखना भड़काऊबादी करते हैं, और भड़काऊबाद लोगों का एक ही उपाय है, 3rd डिग्री। सब एक जगह पे, पर देश का यूनिटी सबसे ऊपर होना चाहिए। In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, hereby adopt, enact and give to ourselves these constitutions। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशंस का कंप्लीट ओवरव्यू, लेकिन ये मेरा आज का मेन डिस्कशन नहीं है। चलो, आज का मेन डिस्कशन में एक्चुअली आपके साथ ये बताना चाहता हूं सर कि ये सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? सोर्स ऑफ लॉ। माने ये जो हमारे देश में लॉ बन रहा है, ये लॉ कहाँ से बन रहा है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोगों ने बार बार इसी में फोकस कर रहे थे। द स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स माने लॉ। स्टैट्यूट शब्द का मतलब भी लॉ ही है, इसे देखो स्टैट्यूट्स और लॉ, ऐसे वहीं पर कहीं बोलते लेजिस्लेशन, कई बार बोलते हैं लॉ, कई बार बोलते हैं स्टैट्यूट्स, ठीक है। ये सब लॉ का ही अलग अलग नाम है, ठीक है। मैंने सिनोनिम्स क्या बोलेंगे, सिनोनिम बोलेंगे, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द स्टैट्यूट्स ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। कौन बनाते हैं? स्टेट पार्लियामेंट बनाते हैं और स्टेट असेंबली बनाते हैं। स्टेट असेंबली माने हर राज्य का एक अपना क्या होता है, विधानसभा, है ना, जो राज्य का नियम रेडी करता है। जैसे बंगाल में बंगाल असेंबली है, जो भी स्टेट में जाओगे हर स्टेट का एक अपना अपना असेंबली है। President of the judicial decisions of various courts and in some cases establish customs and uses। इसका मतलब है कि देश का नियम कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस में देश का नियम बोला है, अब उसका सोर्स कहाँ कहाँ से है? स्टैट्यूट्स और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, मैंने देश का जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट, जिस जहां पर हम लोग राज्यसभा एंड लोकसभा दो हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। लोकसभा के थ्रू से हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, और उसी लोकसभा के मेंबर्स लोग राज्यसभा के मेंबर चूज करके एक अपर हाउस बनाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा एंड लोकसभा ये दोनों मिला के पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं देश का नियम का। इसके साथ साथ हर स्टेट का अपना अपना एक विधानसभा होता है, जहां पर हम लोग एमएलए को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके लिए स्टेट में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या बोलता है? प्रेसिडेंट्स ऑफ जुडिशियल डिसीजन ऑफ वेरियस कोर्ट्स। अब हमारे देश में डिफरेंट कोर्ट है, जैसे कि आगे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा हाई कोर्ट का क्या काम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो कोर्ट के अंदर जब पहले पहले बंद कर देगा कोर्ट, ठंडा सही एकदम है।
वो लगता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये लोग कुछ ना कुछ पहले से डिसीजन लेता है, लाइक किसी मैटर पे कोई डिसीजन होता है तो वो डिसीजन भी देश का लॉ का सोर्स बनता है। समझ में आ रहा है? इन सम केसेस एस्टेब्लिश कस्टम्स एंड यूजेज। और कभी कभी क्या होता है, एस्टेब्लिश कस्टम्स, कस्टम्स बने प्रथा, प्रथा इन द सेंस कि जो चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो, मैं समझा नहीं। चलते आ रहे हैं मैंने, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कस्टम्स एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। आ, एक ऐसे बात करो ताकि सबको एक कनेक्ट कर पाए, उल्टा मतलब मत निकालना, ठीक है, नहीं तो बोलेगा सर कंट्रोवर्सी करने में आप माहिर। से फॉर एग्जांपल जैसे हमारे भारतीय लेडीज, ठीक है, जो शादी हो जाते हैं, उनका एक अलग पहचान होता है। बाकी दुनिया के दूसरे कंट्रीज में क्या रूल है मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता। वेस्टर्न कंट्रीज में तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि कौन मैरिड है और कौन अनमैरिड, पता चलेगा जब तक वो नहीं बोलता है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है। पर इंडिया में आप किसी को भी देख के समझ जाओगे कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है। तो ये जो समझ जाने का जो सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे, कस्टम्स। अब सही गलत के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। सर इंडियन मर्द लोगों को तो देख के समझ में नहीं आता कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, मैं तो बोलता हूँ उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। सिर्फ लड़की क्यों सिंदूर लगाएगा, बिंदी पहनेगा, लड़का भी कुछ पहनेगा। ऐसे तो मैं पहना हुआ हूं। ये जो सूत्र ही है मेरा शादी का, ठीक है, 2-3 साल हो गया, अभी भी बांधा हुआ है, ठीक है। लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है। अब ये कुछ तो एक होना चाहिए, ठीक है। अब वो अलग बात है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। देखो तेज को अभी से लग रहा है कंट्रोवर्शियल का, खुशबू बदबू आने लगा है उसको। चलो सब समझ में आया सर? तो ये जो कस्टम्स है, तो कस्टम्स का कुछ तो होगा। जैसे और एक चीज, जैसे हमारे देश का एक रूल है कस्टम्स, ठीक है, कि शादी के बाद लड़की लोग ही अपना घर चेंज करके ससुराल जाते हैं, लड़का लोग तो नहीं जाते, है ना। अब इसके पीछे कंट्रोवर्सी हो सकता है, कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं अब तो लड़का लोग भी आके रहता है, उसको हम लोग घर जमाई बोलते हैं, वो अलग बात है ठीक है। मेरा पॉइंट इज दैट कि जो कस्टम है वो क्या है, कि शादी होगा, फिर शादी के बाद एक लड़की दूसरे के घर जाके एक दूसरा घर बनाएगा, है ना। ये क्या है, कस्टम है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी है। फॉरेन में भी शादी के बाद लड़की का विदाई होता है, एंड इवन वेस्टर्न कल्चर में भी ये कॉन्सेप्ट है। वो अलग बात है कि वेस्टर्न कल्चर में तुमको थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा और आजादी देखने को मिल सकता है। ऐसे आजकल इंडिया में भी ये सब आजादी एजुकेटेड लेवल में आ चुका है। बट फिर भी मैं कस्टम्स का बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं कस्टम्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कस्टम सही है गलत है उसको लेके कभी दूसरा चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट कस्टम समझाने के लिए बोला। कस्टम बहुत तरह का हो सकता है, जैसे पंजाबी जो सिख होते हैं वो टर्बन पहनते हैं, ठीक है, वो उनका कस्टम्स है। इवन एक ये रखता है, कृपान रखता है, कृपान माने एक ऐसे तलवार टाइप के होते हैं सर, वो इनके यहाँ पर रखते हैं, लेकिन वो ये कभी नॉर्मल कारण से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। कस्टम्स। मुस्लिम का एक टोपी होता है, जो मुस्लिम लोग एकदम प्योर मुस्लिम होता है उनका एक टोपी होता है, टोपी का एक सम्मान है सर, ठीक है। राजस्थान में भी एक साफा पहना जाता है, ठीक है, उसका भी एक अपना कल्चर है। साउथ इंडियन लोग शिव जी का ये 3 जो ये होता है सर, ठीक है, विभूति बोलते हैं उसको, ठीक है, ऐसे लगाते हैं देखना। जो प्योर साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट में चलते हैं उनका एक ऐसा 3 ऐसे, मैं भी जब साउथ इंडिया जाता हूँ ना मैं पूरा लगाता हूँ, कभी यहाँ पर आके भी मैं लगाता था, फिर लगा भाई लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। वहां पर हर एक मंदिर में तुमको ऐसे विभूति मिलेगा, और वो विभूति तुम वहां पर जाके ऐसे करके ले भी सकते हो, और ब्राह्मण से भी बोल सकते हो, मंदिर का जो प्रीस्ट होते हैं कि भाई हमें लगा दो, ठीक है। तो वहां पर एक साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट ही है, ऐसे लगा के ही हर लड़का लोग चलता है, देखे हो। अच्छा इधर भी एक कॉन्सेप्ट है वैष्णव कॉन्सेप्ट, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो वैष्णव में, ठीक है, तिलक काटने का एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा करके एक यू शेप में एक तिलक काटते हैं, ठीक है। वो बेसिकली बोलते हैं कि जो यू शेप का ये जो तिलक है, ये बोलते हैं कि कृष्ण भगवान का पैर का निशानी है। सही बोल रहा हूँ ना सर? ऐसा मेरा नॉलेज थोड़ा थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, पर जितना जानता हूं मैं आपको बोल रहा हूँ, कस्टम्स, ठीक है। अब ये कस्टम जब कोर्ट में भी जाता है ना, तो कोर्ट भी इस कस्टम को इग्नोर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है सर? इग्नोर नहीं कर सकता।
यानी हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है। अब इसको अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा उसके लिए भी कोर्ट को मैटर को समझना पड़ेगा। तो हमारा लॉ का सोर्स हमारा कस्टम्स भी है। और ऐसे भी अगर ह्यूमैनिटीज के कॉज में कोई कस्टम अगर चलता है ह्यूमैनिटीज के कॉज में, तो वो कस्टम सही है। बट अगर कोई कस्टम ह्यूमैनिटीज को खराब करता है तो वो कस्टम क्या होना चाहिए? एबोलिश होना चाहिए, कंप्लीटली गायब होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारे हिंदुओं में एक गंदा सतीदाह का एक कल्चर था, विधवा विवाह ना होने का एक कल्चर था। विधवा विवाह माने विडो रीमैरिज नहीं होता था। ठीक है, विडो रीमैरिज मैंने पुराने जमाने में मैंने ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, एक्चुअली वो एक्चुअली हिंदू में नहीं था। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि वो जो टाइम पीरियड था, वो जो मेडिवल टाइम था, वो पीरियड एक्चुअली हम लोग क्या थे, किसी के कंट्रोल में थे। हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली गायब हो गया था। ठीक है, तो समाज के अंदर भेदभाव क्रिएट करके ही तो ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज किया है ना। तो उस टाइम पीरियड में क्या देखने को मिला कि समाज के अंदर जितना भेदभाव रहेगा ब्रिटिश उतना अपना पावरफुल बनेगा। तो ऐसे सिस्टम हमारे समाज में नहीं था। जो सिस्टम दिखाया गया है कि ऐसे सतीदाह था, नहीं था। तुम और पीछे जाओ, कहाँ सतीदाह है? लड़की लोगों का एडुकेशन देखो। हम लोग आज भी भगवान का, जितना भगवान जी का हम लोग पूजा करते हैं, माँ दुर्गा, सरस्वती, हम लोग सब लेडीज का पूजा करते हैं। तो जो लेडीज को इतना सर अफवाह पे बिठाते हैं, वो लेडीज को इतना डिसरेस्पेक्ट करेगा? आपको मिसमैच नहीं दिख रहा है? जो समाज माँ दुर्गा का पूजा करता है, हाँ, आसाम में चले जाओ, कामरूप, वहां पर माँ दुर्गा का किस अंग का पूजा होता है, वी ऑल नो दैट। तो जो समाज इतना श्रद्धाशील और इतना एडुकेटेड सोच का हो सकता है, दुनिया में ऐसा और कोई समाज आपको नहीं मिलेगा। लेडीज का इतना सम्मान करने का हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाद में वही समाज इतना डिटोरिएट कैसे हो गया? देयर इज अ क्वेश्चन। बट चलो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मेरा सिंपल कहना है, समाज जब डिटोरिएट होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन चलता है। लेकिन वो सतीदाह जिस भी कारण से आया, बाद में उसको एबोलिश किया गया। रिसेंटली मुस्लिम समाज में जो ट्रिपल तलाक का प्रॉब्लम था, अब वो भी तो उनके सारिया लॉ के अंदर आज भी है कि 3 बार तलाक 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 बोल के कोई हस्बैंड किसी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है। लेकिन वो भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया। तो कस्टम है बोल के कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ के अंदर रख के, नहीं हमारा तो ऐसा चलता है, अरे भाई हमारा तो चलता है बोलने से नहीं होगा। अगर वो किसी जगह में ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट में जाएगा, वो सोर्स ऑफ लॉ को चेंज करना पड़ेगा। और संविधान ये स्पेस देता है। समझ रहे हो सर? माथा में जा रहा है बात? मैं थोड़ा सा मैंने बात करने के टाइम पे इतना रोकता नहीं हूँ अपने आप को, जितना मेरे को दिखता है मैं सब बोल देता हूँ। आप लोग प्लीज इस बात को पर्सनली एकदम मत लेना, ठीक है? अच्छा, you must be aware that India is parliamentary democracy. We have a constitution which is the basis and sources of all laws. We elect our representative to the parliament as well as to the legislative assemblies of various states. माने MP MLAs का बात कर रहा है। This representative of the people make laws in parliament or in their state assemblies as the case may be. So माने MLA स्टेट का लॉ बनाते हैं, माने लॉ को चेंज करने में या जो भी लागू होगा उसके ऊपर काम करता है, और MPs वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग जैसे लास्ट ईयर मोदी जी ने कुछ लॉ बनाने का कोशिश किया, किसी किसी लॉ में सक्सेसफुल हुआ, किसी किसी लॉ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे कि एक लॉ बनाने का लास्ट 2 साल पहले बहुत कोशिश किया था, इसको बोलते हैं फार्म बिल। देखो सर, मैं डिफरेंट मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। आप लोग, मैं जहां जहां जा रहा हूँ जा पा रहे हो ना? ठीक है, मेरा माइंड इधर उधर भागता है और आपको भी भगाता हूँ। फार्म बिल क्या था, थोड़ा सा बता रहा हूँ। एग्रीकल्चरल चेंजेस के लिए एक बिल आया था। उसमें मोदी जी का गवर्नमेंट डिसीजन ये लिया था कि देश में ऐसा रूल होना चाहिए ताकि ये जो फार्मर्स है ना, ये गरीब ना रहे। फार्मर्स को बिजनेसमैन बनाने का एक प्रोसेस था उस बिल के अंदर। करेंटली जो फार्मिंग सेगमेंट चलता है, उसमें किसान को गरीब बनाने का ही प्रोसेस। गरीब माने वो मार्जिनल है, मार्जिनल रहेगा, ऊपर नहीं उठ सकता है। माने किसान जितने दाम पे अपना फार्मिंग करता है, सपोज वो चावल उगाता है, आटा उगाता, माने क्या बोलते हैं उसको, व्हीट माने गेहूं उगाता है, उसको ना सरकारी रेट में सरकार को बेचना पड़ता है। उसमें सरकार उसको एक मार्जिनल प्रॉफिट देता है, बट एक्स्ट्रा प्रॉफिट में वो नहीं बेच सकता। उसको सरकारी मंडी में आके सारा चीज देना पड़ता है। फिर वहां से वो बाद में जो ब्रोकर वगैरह है, वो मार्केट में उसको सप्लाई करके फार्मर से ज्यादा इनकम करता है। दिस इज द करेंट इकोसिस्टम ऑफ फार्मिंग।
आपको शायद पता नहीं है पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर पता है तो जानो। तो मोदी गवर्नमेंट का ये फार्म बिल कुछ ऐसा था कि फार्मर को जो एक मिनिमम सपोर्ट दिया जाता है, इसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मोदी गवर्नमेंट का कहना था कि ये एमएसपी हम लोग हटा देंगे। इसी बात पे प्रॉब्लम, यानी सिंपल बात है कि अगर ममता दीदी जैसे भी लक्ष्मी भंडार बोल के एक चीज देता है बंगाल के औरत लोगों को, 500 टका 1000 टका करके, कल अगर ममता दीदी बोले कि नहीं 500 1000 नहीं देंगे, तो बंगाल का जो औरत लोग हैं वो लोग ममता दीदी को वोट देना बंद कर देगा। और परसेंटेज में कम से कम 50% है, अरे 50% मेल है तो 50% फीमेल है, तो 50% वोट वो सिक्योर करता है, लोगों को 1000 1000 टका घूस देंगे। घूस ही बोलेंगे और क्या, ब्राइब ही बोलेंगे इसका, और इससे बेहतर और क्या वर्ड बोलेंगे। तो पॉइंट इज दैट कि अब फार्मिंग, लेकिन चलो ये तो फिर भी बहुत ही बेकार है, फार्मर का भी फिर भी समझ में आता है, क्योंकि एक टाइम पे हमारे देश में फार्मर इतना, स्पाइनल कॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, तो फार्मिंग को इतना दिन से सपोर्ट दिया जा रहा था। लेकिन अभी वर्ल्ड का ना स्कोप बहुत बड़ा है, इवन फार्मर्स अपना प्रोडक्ट को बाहर में एक्सपोर्ट कर सकता है। अफ्रीकन नेशंस बैठा हुआ है भारत का चीज खाने के लिए, साउथ अमेरिका बैठा हुआ है, इवन जापान इज ऑल्सो रेडी टू परचेज इंडियन राइस एंड एवरीथिंग। इंडिया इज द ओनली कंट्री, आपको पता नहीं है शायद, अगर नहीं पता तो आप और रिसर्च कर सकते हो। एरेबल लैंड समझते हो, एरेबल माने जो फर्टाइल लैंड होता है जहां पर साथ माने खेती होता है, उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका 100% ऑलमोस्ट और 24/7 थ्रू आउट द ईयर एग्रीकल्चर होता है। दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका में 6 महीना बर्फबारी होता है, रशिया का आधा ऑलवेज स्नो के कवर में होता है, चाइना का एक पोर्शन टोटली रेगिस्तान है जो तिब्बत के पीछे वाला एरिया है चाइना का, और बाकी मैक्सिमम पोर्शंस हिली रीजियंस है। सिर्फ ईस्टर्न चाइना एंड सादर्न चाइना का कुछ एरिया है जो क्या है, ऐसे एरिया चाइना का बहुत बड़ा है, चाइना का साइज बहुत बड़ा है। तो चाइना इज द ओनली कॉम्पिटिटर जो इंडिया को compete कर सकता है, बट फिर भी चाइना को कुछ इश्यूज है बिकॉज ऑफ देयर हिली रीजन्स, यानी एकदम प्लेन लैंड इतना ज्यादा और किसी के पास नहीं। आपको सुन के हैरानी होगा बट दिस इज द ट्रूथ। यानी साइज में हम लोग वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है, बट एग्रीकल्चरल सेगमेंट में हम लोग वर्ल्ड में स्पेस वाइज नंबर 1 है। तो जिस कंट्री के पास इतना पावर हो वो दुनिया को खाना खिला सकता है। जैसे दुबई के पास तेल है तो दुनिया को तेल बेचता है, तो हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो हम दुनिया को फूड खिलाएंगे, सिंपल बात है, और करते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके लिए तो फार्मर्स को इनोवेटिव होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, इनोवेटिव नहीं हो पाएगा, सिर्फ सरकार के सपोर्ट पे चलेगा तो कैसे बढ़ेगा। अब ये फार्म बिल इसीलिए कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि सरकार एमएसपी हटा के फार्मर्स को इंडिपेंडेंट बनाने का कोशिश कर रहा था। रिस्की है, रिस्की है, बट अगर कोशिश करता तो शायद मेरे हिसाब, मेरे अगर आप मुझे बोलोगे सर आप फार्म बिल के सपोर्ट में थे, यस, बीजेपी की बात नहीं कर, कांग्रेस भी लाता तो सपोर्ट करता, बाद में भी लाएगा सपोर्ट करूंगा, अगर मानो बीजेपी चल रहे तो। क्यों करूंगा, बिकॉज आई रियली वांट कि हमारे देश के एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स है वो इंडिपेंडेंट है, फार्मर्स को ये ना लगे कि वो सरकार के दान पे चलता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इस पे थोड़ा सेंसिटिव वे में चलना है बिकॉज फार्मर्स इतने एडुकेटेड नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन नहीं है, आपको एक सिंपल भाषा में मैं समझा सकता हूँ। आज के डेट में फार्मर्स का बेटा फार्मर बनना चाहता है, दिल में हाथ रख के बोलना, तुम लोग किसी ना किसी को फार्मर को जानते ही होंगे कभी ना कभी। क्या फार्मर का बेटा फार्मर बनना चाहता है? अगर परसेंटेज में तुमको हार्डली 10% फार्मर का बच्चा ऐसा मिलेगा, 90% फार्मर का बेटा बोलेगा हम फार्मर नहीं बनेंगे कि फार्मिंग में कुछ है नहीं। ये मूर्ख लोग करता है। क्यों? बिकॉज फार्मिंग को लेके जो सिचुएशन अभी बना हुआ है इसके कारण टोटल इकोसिस्टम। लेकिन देखो तुम यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहां पर फार्मर मीन्स रिच, फार्मर मीन्स एजुकेटेड। सोच चेंज होना जरूरी है। इवन चाइना में ऑल्सो फार्मर्स इज वेरी रिच, सोच बदलना चाहिए। इसीलिए ये फार्म बिल जरूरी था। बट क्या है ना, भारत का इवन रिसेंटली ये जो टिकायत था, टिकायत जानते हो जिस फार्मर का जो रिवोल्यूशन का जो मेन नेता था, ठीक है, ये टिकायत रिसेंटली वृंदावन का एक बहुत फेमस एक साधु है, प्रेमानंद महाराज, आप लोग शायद उनको वायरल होते हुए देखे हो यूट्यूब में। ये टिकायत
इस पूरा फार्मिंग सेगमेंट्स को लीड किया है एंटी फार्म बिल के अगेंस्ट में। एक सेकंड, मुझे एक फोन लेना पड़ेगा। हेलो। हाँ ঠিক আছে, আমি নিয়ে নেবো, ক্লাস চলছে। না না হুম, নিয়ে নেবো, নিয়ে নেবো। एक टिकायत जो है ये रिसेंटली वो वृंदावन वाले महाराज जी के पास गया था। तो बेसिकली वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटी वगैरह कॉन्सेप्ट में चल रहा था, कॉम्पेशनेट तो नहीं हो रहा था। तो प्रेमानंद महाराज के पास क्यों गया था? ऐसे जाके ना कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा था, बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड कि उन्होंने क्या चीज को लीड किया है। तो महाराज जी ने उनको ज्यादा कुछ नहीं, वायरल हुआ, मैं देखा ये टिकायत क्या कर रहा है इधर ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है, तो महाराज जी ने उसको बस इतना बोला। प्रेमानंद महाराज बहुत लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, जो भी कंफ्यूज होते हैं वो प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं। वृंदावन में विराट कोहली तक गया है, ठीक है। तो प्रेमानंद महाराज उनको बस इतना बोला कि बस इंसानियत के साथ रहो, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोला, बिकॉज वो अच्छा लीडर है, फार्मर लीडर है। तो उनको बोला कि इंसानियत के साथ रहो, अपने फायदे के बारे में कम सोचा करो, ठीक है। तो जो भी हो, अब मैं इसलिए बोला आपको क्योंकि जो बेसिकली एंटी फार्मिंग के ऊपर काम कर रहा था वो वृंदावन में क्या कर रहा है, और वो भी महाराज जी के सामने जाके चुपचाप बैठा क्यों है? भक्ति ज्यादा आ गया? क्वेश्चन मार्क। सब ख्याल रखता हूं मैं, ठीक है, तभी मैं ये सब पढ़ाने के टाइम पे निकलते हैं मेरा। नहीं, एक्चुअली टिकैत हीरो बन गया था, ठीक है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर में तो भयंकर 1 साल से चला। इसमें पाकिस्तान का भी मदद था, इसमें कनाडा का मदद था, ताकि इंडिया में फार्म बिल लागू ना हो, और हो भी नहीं पाया। मोदी जी को लास्ट में हारना पड़ा, जानते हो आप लोग। मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, और ये फार्म बिल को वापस लेना पड़ा। इसमें कुछ नहीं कर पाया। ऊपर से रिसेंटली इस बार बजट में एमएसपी प्राइस को और बढ़ाया गया, क्योंकि यही एक वन ऑफ द अनदर रीजन है जिसके कारण मोदी जी का गद्दी हिल रहा था। ये है पॉलिटिक्स, क्या गंदा पॉलिटिक्स है। डिसीजन मेकिंग, उसी के ऊपर सब कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं आपको सिर्फ लॉ नहीं बताना चाहता, लॉ का इम्पैक्ट भी बता रहा हूँ। ये रट्टा क्या लगाओगे सर? समझोगे तो रट्टा ऐसे ही लग जाएगा। समझा तो करो कि क्या होता है। तो किस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूल बनाते हैं, फिर उस रूल पे काम करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सो पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी। द लॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट में अप्लाई थ्रू आउट ऑल और पोर्शन ऑफ द इंडिया। हाँ, पूरे भारत में भी लागू हो सकता है, और पार्लियामेंट अगर बोले कि कोई लॉ किसी जगह में लागू नहीं होगा तो वो भी बोल सकता है। जैसे कि भारत के पहाड़ी एरिया में कुछ स्पेशल रूल्स है, हिमालयस में, ठीक है, जैसे आपका अरुणाचल में, ठीक है, सिक्किम में, मैंने हिमालयंस के लिए ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अगर कोई छोटा छोटा एरिया है, जैसे गोवा, गोवा को कभी कभी स्पेसिफिक कुछ सुविधा मिल जाता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है, ठीक है। कि किसी को अगर स्पेसिफिक सुविधा देना या असुविधा करना वो गवर्नमेंट करता है। कहने का मतलब है असुविधा तो करने के लिए ये लोग है नहीं, बट कभी कभी हो जाता है रूल के कारण। The law passed by parliament may apply throughout all or portion of India, whereas the laws passed by the state legislature apply only within the border of the state concerned. अगर पश्चिम बंगाल अपना कुछ नियम बनाएगा अपने असेंबली में, तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रहेगा, ये बिहार उड़ीसा तक नहीं जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, किसने पास किया था? यूके ने। क्यों? কেন রে? यूके কেন করেছে বল? ভারতের অ্যাক্ট यूके কেন করছে? सर इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं। স্যার 1935 ভয় পাচ্ছিস কেন? বলবি তো। 1935 साले इंडिया इंडिपेंडेंस कहाँ हुआ था? तो यूके ही ना करेगा। मैं आपको बोला तो था स्टार्टिंग में कि भारत भारत नहीं था। मैं बोला ना वो जालियन वाला बाग, हाँ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहानी क्यों बोला? इसलिए थोड़ा बहुत इतिहास भूगोल अच्छे से याद रखना चाहिए। इतिहास भूगोल भूलने से नहीं होगा, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 passed by the parliament in UK is the precursor of the constitution of India। माने वहीं से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फॉलो अप हुआ है।
इट डिफाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। ठीक है, फेडरल बने स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिला के जब काम करते हैं उसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ऐसे वर्ल्ड में दो बड़ा कंट्री ऐसा है जो फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है। इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है। और कोई? यूएसए, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सेकेंड लार्जेस्ट यूएसए। पॉपुलेशन में बहुत कम है, हम लोग 140 करोड़, दे आर हार्डली 35 करोड़, 40 भी नहीं, जो भी हो अब है तो है। पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या है, अब यही देखो, मैं बोला ना कॉम्प्लेक्स कंट्री है। स्टेट का अपना कुछ कल्चर होता है, स्टेट का अपना कुछ नेचर होता है। जैसे तमिलनाडु, बात बात में देखना तमिलनाडु ना बहुत अपना रूल्स रेगुलेशन दिखाता है। क्यों? एडुकेटेड स्टेट है। जैसे इंडिया चाहता है कि इंडिया का नेशनल एक भाषा हो, ऐसे तो नेशनल लैंग्वेज हमारे देश में नहीं है, लेकिन कई बार इसको गलत तरीके से कई जगह में पढ़ा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि देश के लोगों को लगे कि उसका नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो, लेकिन देश का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बता। ठीक है, और इसके पीछे मेन कारण है, इसका पीछे मेन रीजन है तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं चाहता है कि हिंदी पूरा इंडिया में पॉपुलर हो। अब आप बोलोगे सर इसमें फेवर अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, मैं फेवर में हूं हिंदी के। वाई? साउथ इंडिया का खुद कुछ लोगों से मैंने बात किया तो मैं उनको पूछा, थोड़ा हम लोग जैसे यूथ को, कि आप लोगों को क्या लगता है अगर हिंदी एक कॉमन कनेक्टिविटी बने तो अच्छा है? बोले हाँ भाई, तमिल वाले तेलुगु नहीं समझता, तेलुगु वाले मलयालम नहीं समझता, मलयालम वाले कन्नड़ नहीं समझता। मैंने साउथ का जो चार बड़ा बड़ा स्टेट है, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड क्या बोलते हो केरला, इनका सबका लैंग्वेज अलग है और ये लोग एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो बोलते कि हम लोग साउथ इंडिया में ही एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जस्ट इमेजिन कि कितना प्रॉब्लम है ये। तो एक ऐसा अगर लैंग्वेज, जैसे हिंदी सब समझते हैं पर कोई बोलता नहीं, तमिल वाले क्या अपना एक झंडा गाड़ के बैठा है कि तमिल, ऐसे तमिल क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल इज फ्रॉम संस्कृत एरा, संस्कृत जितना पुराना है तमिल लैंग्वेज उतना पुराना है। तो वो अपना वो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ना, उससे वो लोग बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हिंदी कल्चर आ जाएगा तो तमिल कल्चर खराब हो जाएगा। इस डर से ये लोग करना नहीं चाहता है। ऐसे नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी के लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन बंगाल जो कि एक नॉन हिंदी स्टेट है, इसे भी हिंदी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज तक बंगाल में ऐसा नहीं देखा कि एंटी हिंदी प्रोटेस्ट चल रहा हो, इतना प्रॉब्लम नहीं देखा मैं। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों के अंदर है कि नहीं नहीं, बंगाल में रहना है तो हिंदी बोल नहीं चलेगा, बंगाली बोलना पड़ेगा, इतना तक चला है, बट नॉट लाइक साउथ इंडिया। इवन आसाम, अनदर एक नॉन हिंदी स्टेट्स है, वो भी इतना ज्यादा एंटी हिंदी कॉन्सेप्ट प्रोपागंडा नहीं चलाता है। ओडिशा ऑल्सो। तो बेसिकली ये जो अलग अलग कल्चर वाला पार्ट है, लेकिन हाँ बाकी जो स्टेट है, बिहार को कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट हिंदी स्टेट, बिहार का जो लैंग्वेज है वो हिंदी से कनेक्ट करता है। मध्य प्रदेश प्योर हिंदी स्टेट, राजस्थान अनदर हिंदी स्टेट, उत्तर प्रदेश एक्चुअल हिंदी उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, दिल्ली जो उत्तर प्रदेश का ही भाग है, कश्मीर भी हिंदी उर्दू मिक्सड अप है, कोई इशू नहीं है। पंजाबी भाषा भी हिंदी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो कोई इशू नहीं है। मैंने ये जो मैं पार्ट आपको बोला, ये लोगों को हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दे आर मेजरली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम साउथ इंडिया कर रहा है। अगर एक हिंदी से जोड़ दिया जाए ना तो कनेक्टिविटी अच्छा हो जाता, इसमें हर एक इंडियन एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है। बाकी अपना अपना भाषा को भी प्रमोट करना चाहिए। कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत। मैं मन से मानता हूं कि एक कॉमन भाषा होना चाहिए। एज ए बंगाली ही मैं बोल रहा हूँ, मेरा भाषा मेरा मदर टंग बंगाली है, फिर भी मैं मानता हूँ कि पूरा भारत को कनेक्ट करने के लिए अगर एक भाषा को प्रमोट किया जाए तो ये देश के लिए अच्छा हो। अब इंग्लिश क्या है ना, एक फॉरेन भाषा है, और इंग्लिश भाषा ऐसे तो भारत में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश भाषा बोलते तो बहुत सारे लोग हैं, बट मेजोरिटी नहीं बोलता, और मेजोरिटी को समझ में नहीं आता। स्पेशली जो इंडिया का आम आदमी है, ये इंग्लिश से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ नहीं समझ रहे हो तुम? এই তুই বুঝতে পারছিস? বোঝা যাচ্ছে তো? বুঝে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে তো?
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 यूके से पास हुआ था, फिर उसके बाद यूनिटरी टू फेडरल पावर में आया। पहले तो यूनिटरी था, माने कोई सेंट्रल स्टेट का बैनर नहीं है ना। ब्रिटिश टाइम पे क्या था, जो इंग्लैंड से रूल बनता था इधर लागू होता था, समझे। अच्छा, फिर क्या आता है, फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हैड द जुरिसडिक्शन ऑफ एपिलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी। द पावर्स ऑफ एपिलेट जुरिसडिक्शन एक्सटेंडेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, whereas the advisory jurisdiction was extended with powers of federal court to advise Governor General in matters of public opinion. The federal court operated for 12 years and had roughly 151 cases. The federal court was supplemented by India's current apex court, Supreme Court of India. यानी सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले जो कोर्ट था उसको क्या बोलते थे, फेडरल कोर्ट बोलते थे। यानी बेसिकली आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ये देश जस्ट बनने से पहले क्या सिचुएशन था और उसके बाद देश में क्या हुआ। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 is the foremost law that deals with framework within which our democratic system works, and our laws are made for the people by the people. The constitution also provide for the protect certain fundamental rights of citizen, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। अब आगे आगे पढ़ाऊंगा सर ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इट ऑल्सो लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका अधिकार और आपका कर्तव्य अपने देश के प्रति। लोगों को पता ही नहीं है। कुछ लोग आके मेरे को बोलता है सर इनकम हम करें और टैक्स सरकार लेके जाए। क्वेश्चन तो ठीक है, इनकम हम करते हैं टैक्स सरकार क्यों लेके जाएगा। अरे भाई जिस देश का खाओगे उस देश को कुछ देना नहीं है, नहीं समझा। ये देश एक है बोल के आप इतना सर उठा के खड़े हो। अगर ये देश डिफरेंट होता, अगर ये देश में यूनिटी ना होता, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रहते। ये देश आपके लिए कुछ नहीं करता। हाँ, क्या करना चाहिए आपको, करोड़पति बना देना चाहिए। क्या बोले अंबानी को, क्या बोले अंबानी अपने बच्चे की शादी में 300 करोड़ खर्चा किया। भारत का पॉपुलेशन है 140 करोड़। तो इफ दे वांट, आप हम हर किसी को वो लोग करोड़पति बना सकते हैं। वो तो इस चिंता में पड़ गया, जस्ट इमेजिन। और वो भी अपने टोटल संपत्ति का 0.5% भी उन्होंने खर्चा नहीं किया। सर ये तो बहुत बुरा चीज है। 300 करोड़ खर्चा किया, 140 करोड़ जनसंख्या है, काम ही खत्म हो जाता। हाँ, लेवल सेम, तू जो सोच रहा है ना, पॉवर्टी कम हो जाएगा। सर एक्चुअली में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा कंट्री खत्म हो जाएगा। सब अगर करोड़पति बन जाएगा ना, सब अगर करोड़पति बन जाएगा, ये जो सिस्टमेटिक वे में जो समाज चल रहा है, ये पूरा सिस्टम कोई काम करने नहीं निकलेगा, पूरा पहिया रुक जाएगा। एवरीथिंग स्टॉप्ड ऑन दैट मोमेंट। और 1-2 साल करोड़, जब तक ये करोड़ों का पैसा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो बंदा फर्स्ट केबीसी में जीता था, बिहार का सुनील कुमार बोल के कोई एक था, ठीक है, वो अभी रोडपति बन चुका है, ठीक है, उसके पास करोड़ रुपए और है भी नहीं, और वो पूरा पैसा गवा चुका है, ठीक है। तो करोड़ पैसा होने से ही, एक्चुअली पैसा होने से ही आप पैसा का यूज कर पाओगे ऐसा गारंटी नहीं है। पैसा माने बनाने के लिए भी ना पैसा का यूज आना चाहिए। आप करोड़पति बनने के बाद क्या करोगे उस करोड़ों को लेके, दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट। ज्यादातर लोग पैसा देखने, जैसे एक दिन अगर कोई अपना जरूरत से ज्यादा कमा लेता है ना, नॉर्मल लोग, वो घर से बाहर नहीं निकलता है। और अगर एक्स्ट्रा पैसा और कमा लिया घर से बाहर तो छोड़ो, पी पाके पड़ा रहता है ना। ये हमारे समाज का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का परिस्थिति। थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा इनकम हो जाए, ठीक है, अब 4 दिन काम पे नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। और कंट्री ऐसे देखो, वेनेजुएला एक कंट्री है, ऐसे बहुत एग्जांपल है, अब फिर से निकलेगा लावा की तरह। वेनेजुएला एक कंट्री है, आप लोग रिसर्च करना, उसके पास तेल का कुआं है, इतना तेल है, इतना तेल है कि खत्म नहीं किया जा सकता। कंट्री का इन्फ्लेशन रेट देखोगे ना पगला जाओगे। अभी दिखाऊंगा तो अभी नहीं दिखा सकता, वो दूसरा पॉइंट है। वेनेजुएला में 1000% इन्फ्लेशन है, लोगों को मार के काट के खा रहा है, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। गड्डी पैसा का ऐसा बंडल पड़ा हुआ है रास्ते पे, कोई नहीं उठाता। देयर इज नो वैल्यू ऑफ मनी। तेल का इतना कुआं है कि वो पूरा कंट्री को तेल बेचता है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन पूरा कंट्री सिस्टमेटिक वे में खत्म। इवन
पैसे दो किसी को बदले में, कोई नहीं लेगा। खाना दो, खाना, रेगुलर फूड तक अवेलेबल नहीं है। एक बर्बर के पास जाओगे बाल काटने के लिए, वो बंदा बोलता है कि मेरे को अंडा दे दो, मेरे को बिस्किट दे दो, ब्रेड दे दो, केला दे दो। हाँ, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का है, तेल का भंडारा है। रिसर्च कर लेना क्या हुआ है। सबके पास पैसे होने से क्या प्रॉब्लम होता है, माने पैसा सबके पास होना चाहिए, पर सबको क्या पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है, ये हो जरूरी है। हर कोई करोड़पति बने इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या वो करोड़पति बनने लायक है। जिस दिन ये देश करोड़पति बनने लायक बन जाएगा, उस दिन ये देश ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाएगा। ऐसे इंडिया में पोटेंशियल बहुत है। सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया डेवलप कंट्री बनने में कोई नहीं रोक सकता। बस इंडिया का जनता जनार्दन जाग जाए, अपना राइट के लिए लड़े, अपना मेहनत करे, वैल्यू क्रिएट करे। अगर मैं करोड़पति बनूंगा तो कुछ वैल्यू क्रिएट करके करोड़पति बनूंगा। सिंपल बात है। अभी मेरे क्लास में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी 7-8 जन ऑनलाइन मिला के 20 जन पढ़ रहे हैं। अगर मानो कि मैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक साथ 2000 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जिस दिन मैं 2000 पढ़ाऊंगा उस दिन मैं उस हिसाब से फीस कमाऊंगा। आज मैं 20 पढ़ा रहा हूँ तो 20 के हिसाब से फीस कमा रहा हूँ। जैसे खान सर जो कितना पॉपुलर है, उसके एक एक बैच में 100 200 500 1000 लोग पढ़ते हैं, है ना। लाखों लोगों को भी पढ़ाते हैं, स्टेडियम भाड़ा करके पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, इसका मतलब वो जो लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उसने वो चीज क्या किया, वैल्यू क्रिएट किया, कमाया, तब जाके कमा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, चाहे एक जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई भी काम पे आप वैल्यू क्रिएट करो, कमाओ, वो आपका इनकम है और उस इनकम का आप कदर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको बैठे बैठे करोड़पति बनाया जाए, आप 2 दिन में रोडपति भिखारी क्या बनोगे आप खुद भी नहीं पता। मैंने आपका जो हालत था उससे भी बदतर हालत में आप पहुंच जाओ। समझे। अब ये समझने के लिए और बुद्धि का जरूरत है, आगे आगे आ जाएगा आप लोगों को बुद्धि, ठीक है। The people who wrote the constitution decided divide the law making power between central government and various state government. So the Indian constitution has 3 lists: central list, state list and joint list. मैंने joint list मैंने जहां पर दोनों का common चीज लिखा हो, depending on the list in which the figures a matter would become the subject of central law or a state law. For example, income tax कौन बनाता है, सेंट्रल बनाते हैं, इसमें स्टेट का कोई पावर नहीं है। सो थ्रू आउट इंडिया वी हैव ओनली वन लॉ फॉर इनकम टैक्स व्हिच इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ finance. We also have matters for which both central as well as state government can pass laws. Levy of stamp duty is such an example. Stamp duty माने प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, उस टाइम पे देखना रजिस्ट्रेशन खर्चा देना पड़ता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रूल है। एक 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदेगा, 7% के आसपास सरकार के घर में रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, ठीक है। 4 टू डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो वो सिस्टम कैसे काम करता है, ये जॉइंट लिस्ट के थ्रू से काम करता है। तो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉज गवर्निंग लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ऐसे और भी चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, अभी ये खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको देश सिस्टम चलाने के लिए कितना लॉ चलता है, कितना टाइप्स ऑफ लॉज है, और एक एक लॉ के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है सर, नेक्स्ट मंडे इसका बाकी डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट मंडे और ओवरव्यू नहीं दूंगा, ओवरव्यू में थोड़ा टाइम जा रहा है। नेक्स्ट मंडे में पूरा जहां आज खत्म किया वहीं से स्टार्ट करूँ, ठीक है। थैंक यू। कोई चाहे तो मेरे से ये नोट्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके सर, बाय। आज के लिए शाम को लॉ का क्लास है, बिजनेस लॉ का, ठीक है। 7:50। আচ্ছা বলে দিচ্ছি, সন্ধ্যাবেলা আসছিস তো, আয় বলছি। सेम पीजी, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, ओके सर, बाय। बाय सर, बाय बाय सर। Bye, बाय sir. सर।